अब हम जानते हैं बच्चों कि समान चार्जों में प्रतिकर्षण, विपरीत चार्जों में आकर्षण होता है और वस्तु आवेशित कैसे होती है ये भी हमने देखा है। तो ये आवेश जो होता है उसमें कुछ गुण होते हैं और ये क्या मूल गुण हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि आवेशों का बीजीय योग, ये मूलभूत गुण है आवेशों में। अर्थात किसी भी वस्तु पर बहुत अलग अलग आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, तो कुल आवेश जो होगा उस वस्तु पर या उस सिस्टम में, किसी सिस्टम की यदि हम बात करें तो कुल आवेश इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। ये कहलाता है आवेशों के बीजीय योग का गुण। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है, वो है आवेशों का क्वांटीकरण। ये अक्सर पूछा भी जाता है कि क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण क्या है। तो बच्चों अभी हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से जानते हैं आवेशित होने के कि जब वस्तु से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं तब वस्तु आवेशित होती है, या आते हैं तो वस्तु आवेशित होती है। तो ये जो आवेशों के ट्रांसफ़र होने के कारण, आदान प्रदान होने, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने के कारण वस्तु आवेशित हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है वो पूर्ण गुणक रूप में ही तो होगा। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, 4/5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसलिए आवेशों का जो कुल आवेशित मात्रा जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणक के बराबर होती है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो एक मिनिमम आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कुल आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा इस मिनिमम आवेश का पूर्ण गुणक होगी। ये कहलाता है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। एक और मूल गुण होता है आवेशों में, वो है आवेशों का संरक्षण। अर्थात किसी भी वस्तु पर या किसी भी पृथक्कृत निकाय पर, पृथक्कृत मतलब जो आइसोलेटेड है, वो कहीं से कनेक्शन उसका नहीं है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो कुल आवेश की मात्रा है वो नियत होती है या संरक्षित होती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए कि आपने जो एग्जाम्पल देखा है कि एक कांच की छड़ को यदि सिल्क से हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के पहले तो दोनों अनावेशित थी। जब हमने रगड़ा तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई और सिल्क जो है वो ऋणावेशित हो गया। जितनी धनावेशित हुई कांच की छड़ उतनी ही ऋणावेशित हुई सिल्क, और दोनों को यदि हमने योग किया तो जो कुल आवेश था वो रगड़ने के पूर्व जितना था उतना ही आवेश हमें प्राप्त होगा। अर्थात कुल आवेश की मात्रा नियत है। एक आइए हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हम जानते हैं यूरेनियम विघटित होता है जब, तो थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल में विघटित हुआ मान लीजिए। तो यूरेनियम अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक है 92 और जो परमाणु भार है 238, इसमें से यदि एक अल्फा पार्टिकल निकला, डिसइंटीग्रेट जब हुआ, तो एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम नाभिक अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4, और एक थोरियम का नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 90 और उसका परमाणु भार है 234। इस प्रकार इस प्रक्रिया में जो हमने देखा, जो क्रिया के पूर्व, डिसइंटीग्रेशन के पूर्व इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी अर्थात 92,
बाद में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92 है, तो कुल आवेश की मात्रा तो उतनी ही है जितनी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि कुल आवेशों की मात्रा नियत होती है। तो ये था इलेक्ट्रॉन के या आवेशों के मूलभूत गुण। आइए एक गतिविधि के माध्यम से हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के प्रभाव और प्रकृति का अध्ययन करेंगे और दूरी पर इनकी निर्भरता क्या है, आवेशों पर इनकी निर्भरता क्या है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक आवेश रखा गया है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। दोनों ही आवेश को हमने ज़ीरो लिया पहले। मान लीजिए पहला चार्ज है Q1 ज़ीरो और दूसरा भी ज़ीरो है, और ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Q1 पर Q2 बल लगाएगा और Q2 पर Q1 भी अपना बल लगाएगा। तो दोनों द्वारा लगाया गया विद्युत बल जो है वो शून्य दिखाई दे रहा है। और सरलता के लिए दो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि सीधे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी भी हम स्केल द्वारा नाप सकते हैं। स्केल पर पहले आवेश की स्थिति है 20 पिकोमीटर और दूसरे आवेश की स्थिति है 80 पिकोमीटर। पिकोमीटर अर्थात 10 की घात ऋण 12 मीटर होता है। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक स्केल में चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने आवेशों का मान बदल दिया, +4e और दूसरा हमने ले लिया +4e। दोनों आवेशों को ही हमने इलेक्ट्रॉनिक आवेश का 4 गुना आवेश ले लिया। तो देखिए व्यक्तियों की स्थिति भी बदल जा रही है, अर्थात ये आवेशों को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए ढकेल रहे हैं। अर्थात दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और प्रतिकर्षण बल का मान ऊपर दिखाई दे रहा है कि 1.02 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। दोनों ही आवेश एक दूसरे पर इतना बल लगा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने आवेश को बदल दिया। पहला आवेश 4e ही रखा और दूसरा आवेश हमने ले लिया, मान लीजिए -4e। -4e ले लिया हमने दूसरा आवेश। तब देखिए बल की प्रकृति बदल गई। दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगा। एक धनात्मक आवेश है, दूसरा ऋणात्मक आवेश है। लगने वाला बल उतना ही है, 1.02 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन ही है, लेकिन आकर्षण बल हो गया है। अब ये जो व्यक्ति हैं उन्हें दोनों आवेशों को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब ये तो हो गई आवेशों पर निर्भरता। अब मान लीजिए हमने पहला आवेश कर दिया 6e के बराबर और दूसरा ले लिया हमने -4e। तब बल का मान बदल गया, अर्थात आवेशों पर निर्भरता सिद्ध हो रही है। अब हमने दोनों के बीच की दूरी बदल दी। पहला आवेश रखा है 20 पिकोमीटर पर, दूसरा रखा है 70 पिकोमीटर पर। तो लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जा रहा है, अर्थात दूरी हमने कम की तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान बढ़ता है। दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो लगने वाले बल का मान कम होगा, और दो आवेशों के मध्य लगने वाली मध्य दूरी यदि कम होगी तो लगने वाले बल का मान बढ़ेगा। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कोलंब ने विभिन्न आवेशों के बीच में लगने वाले बलों का अध्ययन किया और एक नियम दिया। तो जो आवेश लिए उन्होंने वो बिंदु आवेश थे। तो पहले हम जानते हैं कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। यदि कोई भी दो आवेश हैं, उनके बीच की जो दूरी है उनके आवेशों के आकार की तुलना में दूरी अधिक है यदि, तो हम उन आवेशों को बिंदु आवेश मान सकते हैं। अर्थात पूरा जो आवेश है वो एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है और इन्हें हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो चार्ल्स कूलम्ब ने एक नियम दिया इन बिंदु आवेशों को लेकर के। मान लीजिए दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। इन दोनों के बीच में
यदि ये दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षण का बल लगेगा। तो यदि ये दो आवेश हैं, d दूरी पर स्थित हैं, और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलम ने नाम दिया व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और इसे हम आवेशों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के नाम से जानते हैं। कूलम का नियम, F is proportional to Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर से यदि हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक समानुपातिक नियतांक लग जाएगा, और मान लीजिए हमने इसे K ले लिया तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो K है इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मान लीजिए SI पद्धति में हम यह प्रयोग कर रहे हैं और दोनों बिंदु आवेश के बीच का माध्यम वायु है या निर्वात है। ऐसी स्थिति में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। स्पष्टतः एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई K। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम होता है, ऐसी स्थिति में K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता या माध्यम की परमिटिविटी होती है। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन R, जहाँ पर एप्सिलॉन R माध्यम का परावैद्युतांक है। CGS पद्धति में यदि हम मापन करें तो K इक्वल टू 1 होगा और F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डाइन होता है। एवं जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूसरा माध्यम हो तब F इक्वल टू 1 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डाइन होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन R या K माध्यम का परावैद्युतांक है। कूलम के इस नियम के द्वारा या इस सूत्र के द्वारा हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र है F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूटन। ऐसी स्थिति में यदि हमने F की जगह रखा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, R इक्वल टू 1 मीटर तथा Q1 और Q2 दोनों को हमने समान ले लिया अर्थात Q। उस समय इन सारे मान को सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1 या Q इक्वल टू ±1। इसके आधार पर हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। यदि समान आवेश के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोनों आवेश सजातीय हैं, दोनों आवेश समान हैं, इसलिए हमने प्रतिकर्षण शब्द का उपयोग किया। तब ऐसी स्थिति में प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आवेश के इस मात्रक को हमने SI पद्धति में कूलम कहा, और कूलम चूँकि बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए छोटे मात्रकों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे माइक्रो कूलम।
1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम तथा उसको हम ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और SI पद्धति में जो मात्रक है कूलम, इन दोनों में संबंध भी हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो कूलम का नियम हमने पढ़ा, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। ये नियम, जैसे ये नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अभी हमने बिंदु आवेश किन्हें लिया था, जो दूरी के तुलना में जिनका डायमेंशन बहुत या जिनका आकार बहुत छोटा है, उन्हें हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ये इसकी सीमाएं हैं। यदि आवेश गतिशील हो तब कूलम का नियम के द्वारा हम पूरे इनकी गति की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। एक और सीमा या लिमिटेशन है कूलम के नियम का कि यह नियम बहुत अधिक दूरी या बहुत कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। बहुत कम दूरी अर्थात 10⁻⁻15 मीटर से यदि कम दूरी है, ऐसी स्थिति में नाभिकीय बल ज़्यादा इफ़ेक्टिव या ज़्यादा मुख्य हो जाते हैं। उस समय कूलम का नियम मायने नहीं रखता। अर्थात जैसे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो हमने कूलम के नियम के अनुसार पढ़ा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, लेकिन नाभिकीय बल वहाँ पे प्रमुख है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, तभी तो वह नाभिक स्थायी होता है। यदि कूलम का नियम वहाँ पर प्रमुख होता तो नाभिक होना ही नहीं चाहिए था। वो तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल के कारण वह बंध के वहाँ पे रहने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन कम दूरियों के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, वहाँ पर कूलम का नियम मायने नहीं रखता, और इसी प्रकार अधिक दूरी के लिए भी कूलम का नियम ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब ये कूलम के नियम को हम सदिश रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों, ये कूलम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है, और बल एक सदिश राशि है, तो इसे हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो पहले आवेश Q1 द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर आरोपित जो बल है वो F21 होगा, और F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r² r12 यूनिट वेक्टर होगा, जहाँ पर r12 पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r² यूनिट वेक्टर r21। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो r21 और r12 यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों ही विपरीत हैं एक दूसरे के, अर्थात यूनिट वेक्टर r12 इक्वल टू यूनिट वेक्टर माइनस r21। ऐसी स्थिति में F21 इक्वल टू माइनस F12 होगा, अर्थात पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। इन यूनिट वेक्टर को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वेक्टर r अपॉन मॉडुलस r के द्वारा। अर्थात अब जो कूलम के नियम का सदिश रूप हो गया वो होगा, हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 वेक्टर r अपॉन मॉडुलस r क्यूब। कूलम के नियम के द्वारा हम स्थिर वैद्युत बल का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं, दोनों ही बल संरक्षी बल हैं,
और दोनों ही निर्वात में भी कार्य करते हैं। ये दोनों बलों के बीच समानताएं हैं, लेकिन अंतर क्या है कि स्थिर वैद्युत बल अर्थात जो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है वह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ही हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। स्थिर वैद्युत बल एक प्रबल बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक निर्बल या दुर्बल बल है।